डाइपोल मूवमेंट में डाइपोल के कंपोनेंट क्यों लिए जाते हैं, और जब किसी जनरल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और आर वेक्टर के कंपोनेंट क्यों नहीं लिए जाते हैं, इसका रीजन क्या है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? तो इस बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि क्यों ऐसा किया जाता है। तो सबसे पहली बात, आप इस बात को समझिए, जब हम कहते हैं कि ये वेक्टर जो है, ये दो इसके कंपोनेंट्स हैं, इसका मतलब है इन दोनों का इफेक्ट जो है वो इसके बराबर होगा, यानी कि ये वैसा ही रिजल्ट पैदा करेगा जैसा इसके कंपोनेंट कर रहे थे। तो ये बात जहां लगती होगी वहां लगाएंगे ना, हर जगह नहीं छेप देंगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टैंडर्ड सवाल बचपन से आपने पढ़ा हुआ है, ये आपने देखा हुआ सवाल है, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक ब्लॉक था, ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम है और इसका वेट mg नीचे है, इस पे mg नीचे, उस पे mg नीचे। अगर हम इसका इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो हमें पता है कि t की वैल्यू mg होगी। एक इधर mg लग रहा है, एक इधर mg लग रहा है, एक इधर कैपिटल mg लग रहा है। और आपने कहा कि इसका अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो आपने 2mg cos थीटा को स्मॉल mg के कंपोनेंट ऊपर किए और उसको कैपिटल mg के बराबर कर दिया। जब ये सवाल आया कि इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी, लेट्स से इसकी दोनों की वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है v2, तो आपने कहा कि v1 v2 में रिलेशन बताइए। तब आपने क्या किया कि v2 का कंपोनेंट जो cos थीटा हुआ उसको v1 के बराबर किया। तो ये कंफ्यूजिंग लगा कि यार ये किस तरह कंपोनेंट करते, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ आइसबर्ग की टिप को देखोगे कि कंपोनेंट करके आंसर आता है, तो आप कभी भी फिजिक्स समझ नहीं पाओगे और मुश्किल होगा और आप हमेशा ऐसी छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज रहेंगे। और जो पढ़ा रहे हैं वो भी कंफ्यूज रहेंगे, जो पढ़ रहे हैं वो भी कंफ्यूज रहेंगे। ऐसा किया जाता है, कोई भी चीज किया जाता है, ऐसे नहीं होती। यहां पे हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए। तो इस पर 3 फोर्स लग रहे थे, mg, स्मॉल mg और 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट को जीरो करके हमारा आंसर आ गया। उसका कंपोनेंट करके मेथड उससे काम चला। यहां पर ऐसा नहीं है कि इसके 3 वेलोसिटीज के कंपोनेंट जो है वो बराबर जीरो होने चाहिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। यहां पे लॉजिक क्या है कि रस्सी की लंबाई कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब है इस पुली और इस ब्लॉक के बीच का गैप और पुली और ए के बीच का गैप, ये जो गैप है प्लस ये जो गैप है, इन दोनों गैप्स का समेशन कांस्टेंट होना चाहिए, इनमें रेट ऑफ चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा यार ये गैप कौन बदल रहा है, तो हमने कहा ये P जो है वो तो रुका हुआ है, A जो है वो नीचे जा रहा है, तो ये गैप बदल रहा है V1 से। और P और B का गैप कौन बदल रहा है? P तो रुकी हुई है पुली, तो B का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का इसके अलोंग, वो PB के गैप को कम कर रहा है, यानी V2 cos थीटा से। तो हमने कहा V2 cos थीटा की वैल्यू, क्योंकि जिस रेट से ये कम हो रहा है उस रेट से ये बढ़ना चाहिए, V1 के बराबर होगी। यहां पे लॉजिक अलग था, वहां पे लॉजिक अलग था। कंपोनेंट करना रिचुअल नहीं है कि किसका किसके अलोंग कंपोनेंट करें। कंफ्यूजन तब आता है जब आप अंडरलाइंग स्टेटमेंट्स नहीं समझते हैं, आप सिर्फ कंपोनेंट बराबर कर देते हैं। तो ना पढ़ाने वाले ने इस बात पे एम्फेसाइज किया, ना पढ़ने वाले ने इस बात पे एम्फेसाइज किया, दोनों ने बस कहा कि ऐसा किया जाता है। In the similar way, if I want to find out डाइपोल मूवमेंट के कारण, इस डाइपोल के कारण उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हो, तो एक सर ने कहा कि भैया इस P के कंपोनेंट कर दो इधर की तरफ, P के कंपोनेंट कर दो इधर की तरफ कर दो P cos थीटा, इधर की तरफ P sin थीटा कर दो और फॉर्मूला लगा दो, दोनों के कारण आंसर आ जाएगा। सर ने कह दिया। और आपने कहा कि मैंने क्या किया कि मैंने P को P रखा, R के कंपोनेंट कर दिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी और इनका रिजल्टेंट यहां पे बोल दिया। तो जितना स्टेटमेंट, अगर प्लेन स्टेटमेंट जो सर ने आपके दिया था और प्लेन स्टेटमेंट जो आपने दिया था, दोनों इक्वली रॉन्ग है। ऐसा नहीं कि सर वाला ज्यादा अच्छा है या तुम्हारा वाला ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा वाला बहुत खराब है, ये क्या घटिया बात करती। सर को और आपको दोनों इस बात को समझना चाहिए कि ऐसे कंपोनेंट करने के पीछे का अंडरलाइंग स्टेटमेंट तो बोलो कि क्यों कह रहे हो। तो सर को पता नहीं था या सर ने सुना नहीं था कि इंपॉर्टेंट बात होती है कि किसी डाइपोल
किसी भी जगह अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल रखे हैं, क्लाउड है और इस क्लाउड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हैं, तो इससे बहुत दूर अगर हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक, ये थ्योरम है, इसका प्रूफ देखना पड़ेगा हमें कि whenever there is a cloud of charges such that that charge is zero and we want to find out electric field and potential at a very far away point r from this cloud की डायमेंशन के मुकाबले r बहुत बड़ा है, तो उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालते हैं तो वो इसके कितना चार्ज है इस पे डिपेंड नहीं करता, अलग से कितना पॉजिटिव, मतलब हाउ मच, मतलब टोटल चार्ज तो जीरो है पर +15 -15 करके जीरो है कि +10 -10 करके जीरो है, और इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इंडिविजुअली की कहां कहां रखे हैं। वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने निकाली तो उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टर्म आए वो एक तो आर वेक्टर आया जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और एक वेक्टर आया यहां पर सिग्मा क्यू आई आर आई, सिग्मा क्यू आई आर आई, सिग्मा क्यू आई आर आई की जो भी वैल्यू आई उसकी ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आई, और हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, आर कितना है कहां निकालनी है, और सिग्मा क्यू आई आर आई कितना है। आर वेक्टर चाहिए और सिग्मा क्यू आई आर आई चाहिए, तो इन्होंने कहा इसका मतलब है इसमें अमाउंट ऑफ क्यू इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सिग्मा क्यू आई आर आई की वैल्यू अगर पता हो तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है। कैसे आया सिग्मा क्यू आई आर आई उससे फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है कि इस पूरी चीज के लिए एक वेक्टर डिफाइन किया हमने सिग्मा क्यू आई आर आई, वो चाहे कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर इस वेक्टर के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, सिर्फ इस वेक्टर की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब है कि उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सिग्मा क्यू आई आर आई की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। अगर इसकी वैल्यू सिर्फ सिग्मा क्यू आई आर आई की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब है वो कैसे रखा है, क्या रखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्टीमेटली अगर दो सेटअप में सिग्मा क्यू आई आर आई की वैल्यू सेम आ जाएगी तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। तो ये जब थ्योरम प्रूव की तो उन्होंने कहा क्यों ना इस चीज का, ये पूरे सिस्टम के लिए, क्लाउड के लिए हम एक इस चीज का एक नाम रख देते हैं, और हमने इसका नाम रखा डाइपोल मूवमेंट। और जब हमने इसका नाम रखा डाइपोल मूवमेंट तो हमने कहा कि डाइपोल मूवमेंट के कारण किसी भी पॉइंट पर, यह है थ्योरम, डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ डाइपोल मूवमेंट पे डिपेंड करती है। हाउ दिस डाइपोल इज केप्ट पे डिपेंड नहीं करती कि हाउ इट इज मेड। तो उसके हिसाब से अगर ये डाइपोल P है और हमने कहा नहीं ये दो है डाइपोल मूवमेंट, तो आपने कहा ये दोनों मिलकर डाइपोल मूवमेंट इसी के बराबर हैं, और हमारे लिए ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्टीमेटली इन दोनों का कॉम्बिनेशन सिग्मा क्यू आई आर आई वही आएगा जो इस अकेले का आ रहा था। इसका मतलब है कि इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर सेम आएगी, इसके कारण सेम आएगी। तो हमने कहना स्टार्ट किया कि डाइपोल के कंपोनेंट कर लो क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली डाइपोल मूवमेंट की टोटल वैल्यू अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे वो सेम आएगी, और उसके लिए इस थ्योरम का पता होना चाहिए था। अब क्वेश्चन आता है कि सर इस थ्योरम का प्रूफ भी है क्या कोई? ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है थ्योरम। क्या थ्योरम है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि the electric field at a far point due to a small dipole does depend only on the dipole moment. How the dipole moment is created does not matter. ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कितना है, अगर वो सेम है दो अरेंजमेंट का, तो उसके कारण उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी इफ यू वर टॉकिंग अबाउट अ फार अवे पॉइंट। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब एक रखूं या दो रखूं, अगर टोटल डाइपोल मोमेंट सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। इसलिए हमने कहा इसकी जगह इन दोनों को मान लोगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका प्रूफ भी आपको बता दूंगा, वो दैट इज नॉट डिफिकल्ट एंड इट इज ऑब्वियसली यू कैन गेट इट ऑन एनी गुड रिसर्च पेपर और एनी गुड बुक।
थैंक यू वेरी मच। बाय रहेगा सभी को, एंजॉय योर लाइफ।